वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। एक इस लेक्चर में जो है हम लोग एक द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल डिस्कशन कि किस तरीके से जो एडिटोरियल पब्लिश होते हैं। तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इश्यूज पे अगर कोई एडिटोरियल पब्लिश हो रहा है किसी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर में, जैसे कि द हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि वो आर्टिकल या एडिटोरियल जो पब्लिश हुआ है वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से टॉपिक के साथ वो जुड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्री के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मेंस के लिए क्या उसका इंपॉर्टेंस है, और इंटरव्यू के लिए क्या उसका इंपॉर्टेंस है, और क्या हमको एडिटोरियल में समझना क्या होता है। देखिए, एडिटोरियल जो पब्लिश होता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। तो एडिटोरियल को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, चाहे वो मेंस के हो या प्रीलिमिनरी को हो, उससे हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो ताकि जो है हम ये समझ सकें कि चूंकि जो भी एडिटोरियल पब्लिश होता है वो किसी इमर्जिंग इश्यूज पे होता है, कोई चेंज हुआ है कहीं पर किसी पर्टिकुलर चीज में। तो चेंज जहां पर होता है, तो कोई चेंज हुआ तो यूपीएससी के लिए वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है और वो प्री और मेंस में वहां से क्वेश्चन पूछने की, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक आर्टिकल, एडिटोरियल, इस एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहले तो द हिंदू में ही पब्लिश हुआ है, और उसके बाद हमने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे बीबीसी का भी लगा रखा है हिंदी के लिए। तो यहाँ पे द हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसकी हेडलाइन थी कॉरिडोर ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन द एंड ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये आर्टिकल क्यों पब्लिश हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि 30 मार्च को हमारे जो होम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने लोकसभा में जो है, उन्होंने लोकसभा में अनाउंस किया कि भारत जो है नक्सल मुक्त हो चुका है। भारत जो है नक्सल मुक्त हो चुका है। तो पिछले साल 2025 में अगर आपको ध्यान हो, तो भारत सरकार ने ये अनाउंस किया था कि हम 31 मार्च 2026 से भारत को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने 30 मार्च को लोकसभा में ये स्पीच दी थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने जो है नक्सलवाद को समाप्त कर दिया गया है। तो अब इसी को हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हुआ क्या है पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। उसके बाद हम इस आर्टिकल को, एडिटोरियल को हमारे जो सिलेबस है उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्री के लिए, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मेंस में जीएस 1 2 3 4 कहाँ से ये जुड़ता है, और यूपीएससी इस पे क्या क्वेश्चन बनाता है। उसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे कि इस आर्टिकल के बेस पे यूपीएससी 2026 के प्री और मेंस में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हुआ क्या है, देखिए, हाल में आप लोगों ने काफ़ी ऐसी खबरें सुनी होंगी, न्यूज़ सुनी होंगी कि बहुत सारे उग्रवादी जो नेता हैं उन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया है, या कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, या कई लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया है। तो उसके बाद पिछले 3 4 सालों से लगातार नक्सलवाद के विरोध खिलाफ जो अभियान हुआ है, उससे जो है नक्सलवाद में लगातार कमी आई है। पिछले टाइम से आपने गृह मंत्रालय की कई रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें कई बार अनाउंस हुआ कि भारत में नक्सलवाद की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई है। तो गिरावट की प्रवृत्ति तो हमको बहुत सालों से दिखाई दे रही थी, लेकिन 2025 में पिछले साल सरकार ने अनाउंस किया कि हम जो है 2026 31 मार्च तक नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। तो पिछले 3 सालों में सरकार ने लगभग 4,800 उग्रवादियों ने जो है लगभग आत्मसमर्पण किया है, और 2,200 से अधिक जो है अरेस्ट किए गए हैं, और 700 से ज़्यादा को न्यूट्रलाइज किया गया, निष्क्रिय किया गया है। अब आप देखेंगे कि अपने पीक में, जब अपने चरम स्तर पर जो लगभग 2010 से पहले, 2006 से 2010 के बीच में लगभग भारत के 180 से अधिक जिले जो है इस नक्सलवाद की चपेट में थे। उसमें से कुछ जो ऐसे जिले थे, 70 से 80 जिले, जहां पर जो है बहुत गंभीर परिस्थिति थी, और जिसकी वजह से हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा था कि जो नक्सलवाद है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष जो है सबसे बड़ा खतरा है। भारत की आंतरिक सुरक्षा समक्ष का सबसे बड़ा खतरा बताया था। तो अब जो है लगातार उसके बाद से भारत ने एक बहुत ही मल्टी प्रोलॉन्ग, यानी कि बहुआयामी रणनीति अपनाई थी, जिसमें सुरक्षा, विकास, न्याय और धारणा प्रबंधन,
ये चार कभी भी हमने जो है पीछे एक एक टॉपिक डिस्कस किया था विकास और उग्रवाद के बीच संबंध। तो वहां पे हमने एक डिस्कस किया था कि धारणा प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर होता है जब भी हम आतंकवाद से या उग्रवाद से सरकार जो है लड़ाई लड़ती है। ये चार पिलर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जब भी यूपीएससी मेंस में जब भी क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा इन चार पिलर यानी कि सिक्योरिटी के apparatus, डेवलपमेंट, जस्टिस और परसेप्शन मैनेजमेंट, इस सब को डिस्कस करेंगे अभी आर्टिकल के बेस पे। इन चार पिलर पर सरकार ने पिछले 10-15 सालों से लगातार काम किया, जिसकी वजह से हमें ये अचीवमेंट मिली है कि नक्सलवाद जो 2025 में सिमट के लगभग 10 से 11 जिलों में रह गया था, वो अब समाप्ति की घोषणा सरकार ने की है। तो इसी को हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक चीजें समझते हैं, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो आप लोगों ने तो बार बार नाम सुना होगा रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर क्या था? ये पूर्वी भारत से लेकर के लगभग दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के कुछ जिले इसमें शामिल थे, जैसे महाराष्ट्र में गढ़चिरौली का जिला था और इधर आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। ये जो था ये पूरी तरीके से नक्सलवाद की चपेट में था, स्पेशली यहाँ वाला एरिया बहुत ज़्यादा था। इसलिए अपने पीक में 2013 में जो है लगभग 182 जिले इसकी चपेट में थे। अब इसकी सिचुएशन देखिए, इतना कम रह गया है, केवल इतने जिले जो है रह गए थे। 2025 में एलडब्ल्यू इफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट थे वो 18 रह गए थे। तो ये चेंजेस जो है पिछले 12 सालों में आया है और गवर्नमेंट ने 4 पिलर्स के बेस पे कार्रवाई करके रेड कॉरिडोर को इतना कम कर दिया है। अब ये जो है इंट्रोडक्शन हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया और खबर में क्यों है। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम और टॉपिक से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक हो, जब तक कोई भी एडिटोरियल हो, कोई भी करंट अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स एकदम प्रत्यक्ष तौर पे नहीं आता है यूपीएससी में। यूपीएससी उसको कॉन्टेक्स्ट में रखने की कोशिश करता है, ताकि जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जो टॉपिक हैं, जो मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, वहां से उसको जोड़ के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे। क्योंकि जो टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स अपने आप में एक आइसोलेटेड टॉपिक नहीं होता है। कोई करंट अफेयर्स कोई अपने आप में एक अलग सिलेबस नहीं है। करंट अफेयर्स तो वही जो टॉपिक की चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनमें जब भी कोई नई थीम देखने को मिलती है, कोई नया विषय उभर के आता है, कोई नया मुद्दा उभर के आता है, तो उससे क्या होता है, एक नवीन प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है और वही नवीन प्रवृत्ति से क्वेश्चन जो है बनते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। उसका कारण ये है कि एक सिविल सर्वेंट से ये अपेक्षा की जाती है, किसी सिविल सेवक से अपेक्षा की जाती है कि समाज में कोई भी बदलाव हो रहा हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो या तकनीकी क्षेत्र में हो, तो उसके निहितार्थों को समझने का प्रयास करे, ताकि वो वेल अवेयर रहे उस पर्टिकुलर इश्यू से, तभी जाकर के वो कोई अच्छा एक्शन, कोई अप्रोप्रिएट या उचित कार्यवाही कर पाएगा। तो अब इस आर्टिकल के बेस पे चूंकि ये चर्चा में आया है, तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। 360 डिग्री दृष्टिकोण क्या हो सकता है कि प्री में जो है नॉर्मली इस पोर्शन से कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है आ सकता है, जैसे कि सरकार ने एक समाधान रणनीति अपनाई थी, वो पूछ सकता है, या फिर कोई फॉरेस्ट वन अधिकार अधिनियम से कोई सवाल पूछ सकता है, या गवर्नमेंट की कोई और इनिशिएटिव हो सकता है, वहां से पूछ सकता है। उसके अलावा हम सिलेबस में यहाँ पर देखें, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उनके मैंडेट पे क्वेश्चन, कभी कभी सुरक्षा बलों पर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो देखेंगे। उसके अलावा जो ट्राइबल एरिया से संवैधानिक और लीगल या संवैधानिक और विधायी प्रावधान जुड़े हुए हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो या फिर आर्टिकल 244 हो, तो वहां से सवाल पूछने की संभावना बनती है। ये तो हो गया प्री के लिए। अब मेंस के लिए ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देखेंगे कि चारों पेपरों में जो है थोड़ा थोड़ा ये इंटीग्रेट करता है, वहां से एसोसिएट किया जाने वाला टॉपिक है। आप GS1 में देखेंगे कि गरीबी और विकासात्मक मुद्दे जो है एक टॉपिक है, यहाँ से सवाल आ सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनमें जो है आदिवासी क्षेत्रों में जो विकास की जो फॉल्ट लाइन्स हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जो विकास से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो वहां से एक सवाल बन सकता है। आपने देखा होगा कोई भी टॉपिक किसी एक पेपर में आने की संभावना नहीं होती, वो कहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए हमने इसको देखने की कोशिश करेंगे कि GS1 में डेवलपमेंटल इश्यूज के रूप में जो है नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, तो डेवलपमेंट की एक तरीके की सफलता है हमारे विकास के मॉडल की, तो वहां से देखेंगे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो विकास से संबंधित कई मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, तो उनकी वजह से जो है ऐसा संभव है कि भविष्य में नक्सलवाद
एक तरीके से उसका पुनर्संगठन हो सकता है, फिर से पुनर्उभार हो सकता है। तो क्या कौन सी चीजें हैं जो सरकार को और शासन प्रशासन को ध्यान में रखे रहने की जरूरत होगी। दूसरा, GS2 में हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड जो है एक टॉपिक है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके स्वरूप और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं सोशल जस्टिस से रिलेटेड और डेवलपमेंटल सेक्टर से रिलेटेड, वहां से अगर कोई मुद्दे उभर करके आ रहे हैं तो उनको भी जो है वो भी, उससे भी ये टॉपिक जुड़ता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्ट इससे जुड़ता है, वो है आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी में विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध। कि हमने पिछले वाले लेक्चर में ये टॉपिक कवर भी किया था कि किस तरीके से डेवलपमेंट की जो फॉल्ट लाइन्स होती हैं वो भारत में उग्रवाद के प्रसार के लिए जिम्मेदार रही हैं, खास तौर पे आदिवासी क्षेत्रों में जो वामपंथी उग्रवाद है उसके लिए। लेकिन एक चीज और देखेंगे कि एथिक्स में भी ये एक टॉपिक बनता है। नीति शास्त्र में ये कैसे बन सकता है कि एक तो यहाँ से दोनों, एक थ्योरी का क्वेश्चन और केस स्टडी बनने की संभावना है। केस स्टडी बन सकती है कि भाई अभी हम एक केस स्टडी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि नैतिक दुविधा से संबंधित कोई प्रश्न आ सकता है कि विकास, कभी कभी विकास के मॉडल में आर्थिक समृद्धि से संबंधित जो मॉडल हैं उनमें, और जो हमारे समाज के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं या पिछड़े हुए लोग हैं, समाज के वर्ग हैं, उनको न्याय प्रदान करने के बीच में दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यूपीएससी चूंकि चर्चा में रहा है, तो एथिक्स में भी जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड और ये करंट अफेयर्स ओरिएंटेड चीजें पूछने की संभावना रहती है। जैसे आपने देखा होगा हाल के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी सवाल आ रहे हैं। अभी 2 साल पहले ही उसने एक सवाल एथिक्स में पूछ लिया था कि जो एआई है वो एआई से किस तरीके से, जो है एआई को अगर एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जाएगा तो उससे एथिकल कंसर्न या नीति शास्त्रीय मुद्दे किस तरीके से उभर सकते हैं। तो लगातार जब भी करंट ओरिएंटेड कोई चीज होती है तो उसको एथिक्स से भी जोड़ने का प्रयास करता है। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि विकास और सुरक्षा के बीच में कोई दुविधा की स्थिति है तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी जो है पूछ सकता है। तो चारों पेपरों में इसमें इस टॉपिक से जोड़ने की संभावना है। तो एक 1 बाय 1 पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि ये हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए और कनेक्टिविटी बनाने के लिए थोड़ा सा इसके बेसिक्स को देख लेते हैं। देखिए, नक्सलवाद, इसको हम माओवाद भी बोलते हैं, क्योंकि चीन के एक नेता थे माओ, जिनका कहना था कि जो राजनीतिक सत्ता है वो, राजनीतिक सत्ता का स्रोत जो है हिंसा होती है, तो वो हिंसा को जो है एक साधन के रूप में मानते थे। उसी तरीके से आपने लेनिन का नाम सुना होगा, रूस में जिन्होंने जो है क्रांति करी थी, या मार्क्स का नाम सुना होगा, तो जिन्होंने हिंसा को सत्ता प्राप्त करने का साधन माना था। इसी को जो है अपना इंस्पायरेशन मानते हुए, प्रेरणा मानते हुए 1967 में नक्सलवाड़ी एक क्षेत्र है, एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहां से जो है विकास का जो मॉडल अपनाया गया था उसके अगेंस्ट, भारत की सरकार के अगेंस्ट जो है एक विद्रोह शुरू होता है। क्योंकि ये नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ था इसलिए इसको नक्सलवाद कहा गया। इसका उद्देश्य क्या था? आर्म्ड वायलेंस, यानी कि सशस्त्र हिंसा के माध्यम से राज्य सत्ता को उखाड़ना। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल से इसका प्रसार जो है भारत के जो अन्य पिछड़े क्षेत्र से, जैसे कि उड़ीसा हो गया, अभी हमने पीछे मैप में आपको दिखाया था, झारखंड हो गया या छत्तीसगढ़ हो गया, जो प्रोमिनेंट एरियाज हैं, यहाँ तक फैला है। कुछ क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, और चूंकि हम बेसिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक का, तो इसलिए हम अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल एडिटोरियल देखने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी चूंकि आप लोग जो बेसिक चीजें होती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती है, वो क्लास में पढ़ते हो, तो उससे आप जोड़ने का प्रयास करोगे। हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये देखना है, चूंकि एडिटोरियल पब्लिश हुआ है रिसेंट में, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है, तो वहां से प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो अब चूंकि जो है नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा सरकार ने की है, तो क्वेश्चन इस एडिटोरियल से बनने वाले जो संभावित प्रश्न होंगे उन पर हम बात करेंगे। तो जब जाहिर सी बात है कि अगर नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा हुई है, तो पिछले 5-10 सालों में, 10 सालों में जो योजनाएं, जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, वहां से जो है क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो वो पूछ सकता है कि
जो सरकार ने पहले की थी उनका एक बार उनकी चर्चा करो और आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का मतलब क्या है कि अभी भी क्या नक्सलवाद का, अगर हम सांख्यिकीय तौर पर एक सरकार कह रही है कि हमने सारे जिले नक्सलवाद से मुक्त कर दिए, पर लोगों के अंदर अगर इस चीज यह धारणा बनी रहेगी कि भारत सरकार उनके लिए उनके हकों और उनके अधिकारों के लिए काम नहीं कर रही है, तो भविष्य में उसके रीग्रुप होने की या भविष्य में उसके दोबारा से उभरने की संभावना रहेगी। तो वो एक हमारे लिए आलोचनात्मक मूल्यांकन का प्रश्न बन जाएगा। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन हम करेंगे या क्या और किए जाने की जरूरत है, या जो सफलता हमें प्राप्त हुई है उसको मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। पर हल्का सा हम पिछले 10 साल में जो योजनाएं और पहले हुई है उनका थोड़ा सा देख लेते हैं, प्री में भी उनके आने की संभावना रहती है। तो 2000, चूंकि 10 साल का ही देखेंगे, उससे पीछे हम लोग नहीं जा रहे हैं। 2015 में सरकार ने एक योजना पहली योजना लागू की थी, जो करंट गवर्नमेंट है उसने, उसको बोला गया था राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी थी जिसमें जो है 3 सबसे इंपॉर्टेंट उसके पिलर थे। एक तो ये था कि सुरक्षा से जुड़े उपाय करने हैं। सुरक्षा से जुड़ा उपाय में जो है सुरक्षा बलों का बेहतर प्रशिक्षण करना है, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड अवसंरचनात्मक समस्याएं हैं उनको दूर करना है, जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज हैं। इंटेलिजेंस पे बेटर काम करना है, खुफिया जानकारी बेहतर तरीके से जुटानी है। एक तो सुरक्षा से रिलेटेड, दूसरा विकास से रिलेटेड काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें सबसे प्रमुख था इन क्षेत्रों में, चूंकि इन क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेटिव पेनिट्रेशन कम हुआ था डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो सड़क निर्माण में काफी प्रगति हुई थी। तो सड़क निर्माण को लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। उसके अलावा तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जिसकी वजह से नक्सलवाद उभरा था, वो था कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके परंपराओं और उनके ट्रेडिशंस और जो उनके मूल्य हैं, उनकी उनकी धारणा है, उसके आधार पर उनके जो एंटाइटलमेंट हैं, जो स्थानीय लोगों के उनके अधिकारों को दिलाना। वो अधिकार लैंड से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर जो अन्य संसाधन, जो खनिज संसाधन है उनसे रिलेटेड जो संसाधन, या फिर लैंड डिस्प्लेसमेंट वगैरह हुआ है तो उनको मुआवजा वगैरह टाइम से उपलब्ध कराना है। इस चीज को लेकर के सरकार ने 2015 में योजना चलाई थी। 2017 में होम मिनिस्ट्री ने एक और इनिशिएटिव लाया था जिसको समाधान सिद्धांत बोलते हैं। इसका एक्चुअली ये एक्रोनिम है समाधान। एस का मतलब था स्मार्ट लीडरशिप। स्मार्ट लीडरशिप में क्या था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप, एक तो राजनीतिक नेतृत्व हो गया और दूसरा जो है प्रशासनिक नेतृत्व हो गया, उसको बेहतर तरीके से स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट बनाने का क्या मतलब है? तकनीक के तौर पर, शासन की प्रक्रियाओं के तौर पर, निर्णय निर्माण के प्रक्रियाओं के तौर पर नक्सलवाद में जो उभरते हुए मुद्दे हैं उसको देखते हुए लीडरशिप को जो है वो अप टू डेट रहना है, ताकि वो बेहतर नेतृत्व प्रदान कर सके जो नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में। दूसरा था एग्रेसिव। ये एस है, ये ए है, ये एम है, ये ए है, ये डी है, ये एच है, ये ए है और ये एन है। इन सबको समझाते हैं। तो स्मार्ट लीडरशिप में क्या था कि जो नक्सलवाद जिस तरीके से अपडेट हो रहा है उसी तरीके से पॉलिटिकल या राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व को भी अपडेट करना। ए से था एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एग्रेसिव सिक्योरिटी एफर्ट्स को लेकर के, कि अब नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को जो है पूरी तरीके से छूट दी गई कि वो सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। मोटिवेशन और ट्रेनिंग दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को और लोकल लोगों को, ताकि लोकल लोगों में मतलब कि अगर कोई स्थानीय लोग होते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प करना चाहते हैं, जो जिनकी जो डेली लाइफ प्रभावित हुई है नक्सलवाद की वजह से, तो उनको मोटिवेशन देना और ट्रेनिंग देना। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो था एक्शनेबल इंटेलिजेंस। एक्शनेबल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस जो है दो तरीके की होती है, एक तो तकनीकी स्तर पर होती है और एक मानवीय स्तर पर होती है। तकनीकी स्तर पर होती है कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने किसी नक्सलवादी नेता का फोन टैप कर लिया। मानवीय स्तर पर होती है कि ग्राउंड लेवल पर नक्सलवादियों की जो मूवमेंट है वो क्या चल रहा है, तो वहाँ मानव के मानवीय जो खुफिया जानकारी होती है वो स्थानीय लोगों से मिलती है। तो सर, जब तक दोनों तरीके की इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी तब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जो है एक्शन लेने के लिए एक सटीक स्ट्रेटजी नहीं होगी। सटीक रणनीति बनाने के लिए सर जो सिक्योरिटी फोर्सेस को दोनों तरीके की
खुफिया जानकारी चाहिए होती है, तो तभी जाकर के वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस बनता है। एक ये है। जो डी है इसमें समाधान जो शब्द है उसको हम एक्रोनिम को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें डी था डैशबोर्ड आधारित केपीआई और केआरए, यानी कि इसका मतलब क्या था कि तकनीकी तौर पर इतना प्रशिक्षण देना या इतना एम्पावर्ड करना, सशक्त करना कि नक्सलवादियों की गतिविधि की वास्तविक समय पर जानकारी प्राप्त हो। जैसा मान लीजिए ड्रोन से जो है नक्सलवादियों के किसी समूह की जो मूवमेंट है, कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करी और फिर उसको तुरंत जो है सारे सिस्टम्स में अपडेट कर दिया, ताकि जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय बेहतर तरीके से हो सके। इसमें एक शब्द है एच। एच से था हार्नेसिंग द टेक्नोलॉजी। हार्नेसिंग द टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर ड्रोन्स हैं, इनको जो है बेहतर तरीके से यूज करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता था किस तरीके से कि एआई को अगर इस तरीके से इनपुट दिया जाए नक्सलवादियों के बारे में, तो एआई जो है नक्सलवादियों की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सके या उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सके, या ड्रोन्स के जरिए जो है ऊपर से जो है बिना नक्सलवादियों को पता लगाए उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक था ये ए है, इस ए का मतलब था हर क्षेत्र के लिए कार्य योजना। इसका मतलब एक्शंस फॉर एवरी थिएटर। इसका क्या मतलब है कि समाधान रणनीति में इस क्या कहा गया था कि जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नक्सलवाद की प्रकृति अलग अलग है, जैसे कि उड़ीसा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, तो अलग अलग राज्यों में नक्सलवाद की प्रकृति चूंकि अलग अलग है, तो इसीलिए ये बोला गया है कि हर क्षेत्र के नक्सलवाद की प्रकृति में भिन्नता के आधार पर रणनीति इस तरीके से बनाई जाए कि उसमें जो है जो भी क्षेत्र के लिए हम रणनीति बना रहे हैं उसके लिए एक एडेप्टेबल या सेपरेट जो है स्ट्रेटजी हो, यानी हर क्षेत्र के लिए डिफरेंट टाइप के एक्शन हम लोग बना सके। लास्ट जो है वो एन है, समाधान में जो एन शब्द आ रहा है उसका मतलब है कि जो नक्सलवादी हैं उनकी फंडिंग के जो सोर्स हैं, चाहे वो फॉरेन से ले रहे हों या फिर ड्रग्स बेच के ले रहे हों या फिर किसी हथियार बेच के ले रहे हों, तो नो एक्सेस टू फंडिंग, वित्त पोषण तक पहुंच को रोक लगाना। ये समाधान के 8 इंपॉर्टेंट पिलर थे जिनका उपयोग करके आप इन 8 स्ट्रेटजी, इस 8 पॉइंट को नक्सलवाद से निपटने के जो बहुआयामी रणनीति है उनमें इन 8 पॉइंट को भी लिख सकते हो। आपने देखा होगा ये एक तरीके से टेम्पलेट बन सकते हैं आपके लिए कि किस तरीके से इन टेम्पलेट का यूज करके आतंकवाद से निपटने में भी अगर कोई प्रश्न आता है क्या किया जाना चाहिए, तो इन्हीं 8 पॉइंट को आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 पॉइंट लिखने हैं आपको, 8 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ से ही कि टेक्नोलॉजी का यूज, एडेप्टेबिलिटी, फंडिंग को रोकना, रियल टाइम जानकारी, वास्तविक समय पर जानकारी, और खुफिया जानकारी बेहतर हो। उसी तरीके से खुफिया जानकारी के बाद जो लोकल लोग हैं और सिक्योरिटी फोर्स है उनके लिए प्रेरणा और प्रशिक्षण, और एग्रेसिव स्ट्रेटजी, सैन्य स्तर पर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, और स्मार्ट लीडरशिप। स्मार्ट लीडरशिप वो होती है कि जब भी कोई नई थीम निकल के आ रही हो, यानी कि जो प्रशासन, सुरक्षा और राजनीति के स्तर पर जो लीडरशिप पोजीशन में है वो वेल अपडेटेड रहे चीजों को लेकर के और बहुत समझदारी से जो है नेतृत्व करे, जल्दबाजी में कोई नेतृत्व न करे। उसके बाद एक योजना और है जो सुरक्षा संबंधी व्यय योजना है। इसमें क्या होता है कि चूंकि ग्राउंड लेवल पर जो है वो स्टेट, राज्य जो होते हैं उनको जो है परिसंचालन में मदद करनी है। सिक्योरिटी फोर्सेज जैसे मान लीजिए कि सीआरपीएफ है, अब सीआरपीएफ को मान लीजिए छत्तीसगढ़ में किया गया है, तो ये कहा गया कि सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ में कैंप लगा रही है, तो जो भी खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जो भी बहुत गंभीर रूप से प्रभावित जिले होंगे उनके सुरक्षा संबंधी खर्च की भरपाई जो है केंद्र सरकार करेगी। यहाँ से एक प्री का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। एक बार फिर ये विशेष केंद्रीय सहायता एक और योजना है जो 2017 में सरकार ने चलाई थी कि जहां पर जो बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित जिले होंगे वहां पर उनके लिए जो है स्पेशल असिस्टेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड करने में, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो। इसका मतलब क्या होगा कि सरकार ने बजट के तहत जो प्रावधान किया है हर राज्य के लिए, हर जिले के लिए, उसके अतिरिक्त जो है सरकार यहाँ पर विशिष्ट केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी। जो जिले जैसे कि बस्तर है या गढ़चिरौली है, उनके लिए सरकार ने क्या बोला, हम
अलग से प्रावधान करेंगे। उसके बाद 2025 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नक्सल मुक्त भारत अभियान सरकार ने चलाया था, और उसी में जो है ये गोल रखा गया था कि हम 31 मार्च 2026 तक भारत से वामपंथी उग्रवाद को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से जो है आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और आप जब भी आप आंसर अगर मान लीजिए आता है तो आप अपने इंट्रोडक्शन में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे लेटेस्ट स्कीम है और इसी में सरकार ने जो है नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा था साल भर के अंदर। तो इसका मेंशन इंट्रोडक्शन में भी हो सकता है और ये क्वेश्चन प्री में भी आने की संभावना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जिसके तहत सरकार ने पिछले 10 साल में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया और 30 मार्च को लोकसभा में ये अनाउंस किया कि सरकार ने जो है नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अब इसमें हमने अभी तक स्कीम देखी जो कि प्रिलिमिनरी में पूछने की संभावना रहती है। तो अब मेंस में क्या आ सकता है, क्योंकि मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन स्कीम तो पूछ सकता है कि स्कीम की चर्चा को, पर मेंस में क्या पूछता है, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को चेक करता है यूपीएससी। विश्लेषण करने की क्षमता, विश्लेषण में आलोचनात्मक विश्लेषण भी हो सकता है और सिंपल एनालिसिस भी हो सकती है। तो आलोचनात्मक विश्लेषण का क्या मतलब है कि सरकार ने ये अनाउंस किया है कि जो जिले, जो बोला था कि 12-13 जो भी जिले, 18 जिले बचे हैं 2013 के बाद से जो हुआ था, 2025 में बोला था कि 18 जिले बचे हैं जिसमें से 11 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं। तो वो वहां पर भी नक्सलवाद खत्म हो गया है। लेकिन ये सिर्फ एक अंक हो सकता है। अंक क्या हो सकता है, कहने का क्या मतलब है कि जो नक्सलवाद के लिए जिम्मेदार कारक थे वो कारक एक साल के अंदर समाप्त हो जाएं, ये इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे समाज में या हमारे राजनीतिक ढांचे में जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस थे, वो चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। तो वो बनी हुई हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे भविष्य में कभी भी पुनः उभर कर नहीं आएगा नक्सलवाद? उभर सकता है। तो अब उसको टू मेक श्योर, यानी कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में नक्सलवाद उभर के नहीं आएगा, सरकार को क्या किए जाने की जरूरत है। इसमें भी जो है हम लोग कुछ टेम्पलेट के बेस पे कुछ पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं। हमने बोला था 4 या 5 पॉइंट हमेशा रहते हैं। एक सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या होगा कि अभी पिछले 3 सालों में सरकार ने कई सारे नक्सली नेताओं को गिरफ्तार किया है। क्या किया है? गिरफ्तार किया है और निष्क्रिय किया है, यानी कि वो मारे गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के कार्रवाई में। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जब नेतृत्व के उच्च स्तर पर नेतृत्व के कई नेता मारे जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो नक्सलवादी समूह हैं वो बिखर जाते हैं। तो उनको रीग्रुप होने में, यानी उनको पुनर्संगठित होने में समय लगेगा। तो सरकार की या सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी होगी कि वो पुनर्संगठित ना हो सके। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उभरते खतरों के अनुरूप नीति में बदलाव करना। इसका क्या मतलब है, आपने देखो नक्सलवाद के अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि टेक्निक है, एआई है, ड्रोन है, तो राज्य या सरकार उनका उपयोग करती है तो नक्सलवादी भी कर सकते हैं। तो सरकार को इस चीज का ध्यान रखते रहना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन तकनीक के सहारे सरकार नक्सलवादियों की तरफ कार्रवाई कर रही थी या कर रही है उनकी पहुंच नक्सलवादियों तक भी तो नहीं है। एक तो ये, दूसरा है कि कोई नया मुद्दा उभर करके आ रहा हो। जैसे आपने आज से कुछ साल पहले शहरी नक्सलवाद शब्द का प्रयोग सुना होगा कि हमारे शहरी क्षेत्रों में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें नक्सलवाद को समर्थन मिलना शुरू हुआ। यानी कि बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने इस बात का समर्थन किया इस आधार पर कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकार का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसमें बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, उनका सोल्यूशन किया जाना चाहिए। आपने बहुत सारी घटनाएं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में जो हुई थी वो सुनी होगी। तो वो एक नया टर्म आपने सुना होगा, अर्बन नक्सल या शहरी नक्सल। तो ये एक नई थीम उभर के आ रही थी, इसको क्या बोला गया, नवीन प्रवृत्ति बोल सकते हैं। तो नवीन प्रवृत्ति, इसी तरीके के कोई नए मुद्दे उभर करके आ सकते हैं तो सरकार को इस पर इसकी मॉनिटरिंग करते रहना
और इसके अनुरूप अपनी पॉलिसी में कोई नया इश्यू निकल करके आ रहा है तो उसको देखते रहना होगा। कंटिन्यूसली इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई नया इश्यू जब उभर के आ जाए बाद में पता चले तो बाद में तब तक नुकसान हो जाएगा। दूसरा, हमने पहले ही बोला था, हमेशा आतंकवाद और नक्सलवाद या किसी भी उग्रवाद से संबंधित प्रश्न आता है तो उसमें आपको 4-5 टेम्पलेट बना के रखने हैं। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है उसके ऊपर कुछ प्रश्न आ रहा हो, या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर प्रश्न आ रहा हो, या उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद पर प्रश्न आ रहा हो। तो 4 महत्वपूर्ण टेम्पलेट क्या हो सकते हैं? एक तो शासन और सामाजिक न्याय से संबंधित जो पहले और उपाय सरकार को करने हैं, उसमें क्या हो सकता है कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं सरकार को जमीनी स्तर पर उनको इम्प्लीमेंट करना। दूसरा जो है स्किल डेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन बेटर करना। तीसरा डेवलपमेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स, और चौथा सिक्योरिटी। ये 4 टेम्पलेट पर आप 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट लिख देंगे तो 10 से 12 पॉइंट आपके हो जाते हैं आंसर। जब भी अगर सुरक्षा से भारत में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों पर प्रश्न आते हैं तो ये 4 टेम्पलेट पर आप उस प्रश्न को आंसर कर सकते हैं। तो पहले हमने बताया सुरक्षा से संबंधित, अब हम डेवलपमेंट से संबंधित। डेवलपमेंट से कि विकास इस तरीके का ना हो कि वो वंचना या डिप्रिवेशन को जन्म दे। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, भोजन से रिलेटेड हो सकती हैं, शिक्षा से संबंधित हो सकती हैं, वाटर सप्लाई जलापूर्ति से संबंधित हो सकती हैं, या जो मूलभूत स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां होती हैं। तो अगर ये कंटिन्यूसली उपलब्ध कराई जा रही हैं तो लोग जो है वंचना का भाव लोगों में नहीं आता है, और अगर वंचना का भाव नहीं आता है तो वो उग्रवादी विचारों की ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो समावेशी विकास हम इसके तहत आप कह सकते हो कि एक तो अंतिम गंतव्य तक सेवा सुनिश्चित, लास्ट माइल डिलीवरी, आपने इंग्लिश में एक शब्द सुना होगा, उसको हम हिंदी में बोलेंगे अंतिम गंतव्य तक सेवा की सुनिश्चितता। अंतिम गंतव्य तक सुनिश्चितता क्या मतलब है? चूंकि आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ही घने जंगलों के बीच है, जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करती है तो उनकी जो पहुंच है सेवाओं की, वो कभी कभी अंदर के क्षेत्रों तक, गांव तक नहीं हो पाती है। तो सरकार को समावेशी विकास के तहत अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से सुनिश्चित करना होगा कि जो भी स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनका कार्यान्वयन 100% हो, और जो लोग हैं जिनको जिस सेवा की जरूरत है, जिस उत्पाद की जरूरत है, जिस योजना की लाभों की जरूरत है, उनको पहुंचाया जा सके। दूसरा है कि लाइवलीहुड, आजीविका और आर्थिक अवसर सृजित करना। लोगों के पास अगर रोजगार नहीं होगा तो वो खाली बैठेंगे। अब खाली बैठेंगे तो वो उग्रवादी उन चीजों को हार्नेस करते हैं, उस भावना को कि लोग खाली बैठे हुए हैं, और उनको बहकाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है कि आप सरकार जो है आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। समावेशी विकास में एक तीसरा बिंदु है ऐतिहासिक शिकायतों का समाधान करना। ये ऐतिहासिक शिकायतें किस चीज से संबंधित? भूमि अधिकारों से संबंधित है, संसाधनों के निष्कर्षण से संबंधित हो सकती हैं, विकास से संबंधित परियोजनाओं की वजह से जो विस्थापन हुआ है उससे संबंधित हो सकती है। इन शिकायतों की जितनी भी चुनौतियां हैं इनको समाधान करना। समावेशी विकास आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचे उसके लिए जरूरी है इन 3 पिलर्स पर काम हो, कि जो स्थानीय लोगों की उनकी अपनी परंपराओं के आधार पर जो भूमि संबंधी उनके अधिकार हैं उनको सुनिश्चित करना, खनिज संसाधनों का निष्कर्षण इस तरीके से हो कि अननेसेसरी जो है लैंड उनका आदिवासियों का विस्थापन न हो, और जो पहले विस्थापन हो चुका है विकास परियोजनाओं के लिए, चाहे वो बांध बनाने की परियोजना हो या फिर खनिज संसाधनों से संबंधित हो, उनके विस्थापन अगर हुआ है तो उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना। ये जो है विकास से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद एक है शिक्षा और कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, कि अगर सरकार चाहती है कि आदिवासी समूहों को विकास की मुख्य धारा से जोड़े तो उसके लिए जरूरी होगा कि जो अभी उभरती हुई नौकरियां हैं, जिस तरीके की नौकरियां आ रही हैं, उस स्तर पर आदिवासी युवाओं को क्या हुआ है कौशल प्रदान किया जा सके, तभी वो मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। नहीं तो अर्थव्यवस्था में वो अगर मुख्य धारा से नहीं जुड़ेंगे तो फिर उनको गुणवत्तापरक रोजगार नहीं मिलेगा, और गुणवत्तापरक रोजगार नहीं मिलेगा तो वहीं से जो है वंचना की भावना आएगी।
और वही वंचना की भावना उग्रवादी विचारों की ओर आकर्षित करेगी। चौथा हमने बोला था पिलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शासन और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। इसका क्या मतलब है? दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये एक तो है संस्थागत उपस्थिति स्थापित करना। कहने का मतलब हमने जब आपको उग्रवाद पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें हमने ये बोला था कि जैसे प्रशासनिक ढांचा जो है आदिवासी क्षेत्रों में उतना मजबूत नहीं था नागरिक प्रशासन से संबंधित, चाहे वो राजस्व प्रशासन हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो फूड डिलीवरी वगैरह से संबंधित हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो। तो इनका संस्थागत उपस्थिति नागरिक सुरक्षा बलों के साथ साथ नागरिक प्रशासन इन क्षेत्रों में, ताकि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति जो है सुनिश्चित कराई जा सके। उसके बाद एक पॉइंट हमने यहां लिखा है संयोगात्मक विमर्श का निर्माण करना। ये क्या होता है? कोलैबोरेटिव डिस्कशन। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार और विभिन्न समूहों के बीच में समझ की कमी होती है, जिसकी वजह से उग्रवादी जो हैं लोकल स्थानीय लोगों को मैनिपुलेट कर ले जाते हैं। जैसे कश्मीर का मुद्दा है, तो कश्मीर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि धारणा प्रबंधन क्या एक इम्पॉर्टेंट इश्यू होता है। मीडिया में कंटिन्यूसली सरकार को लोकल लोगों के बारे में और लोकल लोगों को सरकार के बारे में एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक गलत धारणा एक दूसरे के बारे में ना बने। इसके लिए आवश्यक है कि स्थानीय लोगों और शासन प्रशासन के बीच में एक निरंतर डिस्कशन चले, किसी चाहे वो विकास से संबंधित मुद्दे हों, न्याय से संबंधित मुद्दे हों, या कोई पुलिस वगैरह या सुरक्षा बलों की जो वहां पर पोस्टिंग होती है उससे रिलेटेड जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको लेकर के एक निरंतर डिस्कशन चले। अगर इन इतने पॉइंट के बेस पर, इतने टेम्पलेट के बेस पर कंटिन्यूअस एक्शन जारी रहता है, तो नक्सलवाद को तभी जाकर के, जो अभी तो समाप्ति की घोषणा हुई है, ताकि भविष्य में उसके पुनः दोबारा से उभरने की जो संभावना है उसको पूरी तरीके से निष्क्रिय किया जा सकेगा। इतने बिंदु पर अब हमने बोला था प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो कुछ यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि कुछ चीजें आपको जो भी आपने अपने जो फाउंडेशन बैच की क्लासेस होती हैं जिसमें आप या फिर आपने शुरू में पढ़ी होती है, तो वहां पे ध्यान रखिएगा, इन चीजों को रेफर कर लीजिएगा कि प्रीलिमिनरी में पूछने की संभावना रहती है। एक तो 5वीं अनुसूची का बिल्कुल ध्यान रखना है, प्रीलिमिनरी में बिल्कुल पूछ सकता है। आदिवासी क्षेत्रों जो एक 5वीं अनुसूची के साथ साथ 6ठी अनुसूची भी आपको देखनी है। 6ठी अनुसूची आपने देखा होगा वो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट से संबंधित है। यूपीएससी इस साल ये प्री में पूछने की संभावना है, क्योंकि नक्सलवाद से संबंधित विषय जो है चर्चा में रहे हैं। इतना बड़ा आंतरिक सुरक्षा के समय इतना बड़ा खतरा था नक्सलवाद का, तो उसको समाप्ति की घोषणा की यूपीएससी पूछ सकता है, और कंफ्यूज करने के लिए 6ठी अनुसूची को भी इसमें शामिल कर सकता है। उसके अलावा अनुच्छेद 244 आप देख लीजिएगा, अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रशासन से संबंधित प्रावधान है वो रखे गए हैं। एक और आपको देखना है गैर विधिक जो गतिविधियां हैं उनके निवारण से संबंधित जो अधिनियम है यूएपीए 1967, ये भी देखना है। केंद्र राज्य संबंधों के बीच में भी थोड़ा बहुत पूछे जाने की जरूरत है कि इसमें राज्यों के बीच समन्वय का क्या होता है। इतनी चीजें अगर आप देख लेंगे तो आपका प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडिटोरियल प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हमने देखा है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। एक तो ये समाधान जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे क्वेश्चन बनाने की संभावना रहती है, लीगल प्रोविजंस या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे भी कुछ है क्वेश्चन बना सकता है। तो एक हमने ऐसी प्रैक्टिस के लिए कि किसी कोई पर्टिकुलर एडिटोरियल पब्लिश हुआ है तो उस पर क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछने की संभावना आती है। देखिए एक थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं कि ये पूछा है, हमने बनाया है कि समाधान सिद्धांत के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो अब पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, इसे विशेष रूप से पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए तैयार किया गया था। तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमने समाधान जो है इसमें लिखा है विशेष रूप से, एक्सक्लूसिवली नहीं है, एक्सक्लूसिवली नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा हमने बोला यह सिद्धांत पूरी तरह से आक्रामक सैन्य कार्रवाई पर केंद्रित है, ये भी गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा था ऊपर जब हम समाधान सिद्धांत पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या था
डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज भी थे और मिलिट्री रिलेटेड इश्यूज भी थे। तो केवल सैन्य कार्यवाही से संबंधित नहीं था, तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट है इसका, प्रशासन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये सही है, क्योंकि अब ये कॉमन सेंस से सही हो सकता है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जितने भी विषय हैं उनको भारत की होम मिनिस्ट्री देखती है ना, और बाह्य से रिलेटेड रक्षा मंत्रालय देखता है, जो बाह्य सुरक्षा। तो केवल एक कथन सही है, तो ए सही हो जाएगा इसमें। इस तरीके से आप, एक प्रैक्टिस के लिए हमने बनाया था। एक और क्वेश्चन प्री के लिए देख लेते हैं, उसके बाद फिर मेंस पे जाते हैं। देखिए, कोई प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि, जल और वन संसाधनों पर ग्राम सभाओं को सर्वोच्च अधिकार प्रदान करता है। तो इस क्षेत्र में बहुत सारे जो अधिनियम वो लागू हुए हैं। तो एक देखिए, एक तो है वन अधिकार अधिनियम, दूसरा है पेशा अधिनियम, जो पंचायती राज अधिनियम था उसका पंचायती राज विस्तार अधिनियम। आपने देखा 92 में जो है पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था पूरे देश में, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों के लिए इसके विस्तार को करने के लिए हमें 96 में एक नया अधिनियम पारित किया था। तो यहाँ पर ग्राम सभा शब्द आ गया और पेशा अधिनियम अगर आ गया तो फिर ये सही हो गया। अनुसूचित जनजाति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम जो है ये केवल फॉरेस्ट राइट से संबंधित है, इसमें जल और भूमि शामिल नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में जो है, भारत की जो वन संपदा है, वन्य संपदा है, उनसे संबंधित है। तो ये वैसे ही गलत हो गया, पूरे भारत के लिए है ये। तो ये डी वाला वैसे ही गलत हो गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आप लोग पर्यावरण वाले सेक्शन में पढ़ते हो। ये वाला इससे गलत हो गया कि ये वन अधिकारों से संबंधित है केवल, इसमें जल और भूमि शामिल नहीं है। और ग्राम सभा इसमें अलग गलत हो गया, ग्राम सभा शब्द का प्रयोग हुआ है क्वेश्चन में, तो पेशा सही हो गया। अब थोड़ा सा मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑडिटोरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछता है, हमने पिछले जब उग्रवाद हम नक्सलवाद को पढ़ा रहे थे एज ए टॉपिक, तो वहां पे भी हमने देखा था कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है एनालिटिकल एबिलिटी पे होते हैं। तो थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस के लिए ऐसी बनाया है, क्या पूछ सकता है, इसी तरीके की भाषा यूपीएससी रखता है, उसी भाषा को हमने पकड़ने की कोशिश की है कि भारत में वामपंथी उग्रवाद का कमजोर पड़ना सुरक्षा के क्षेत्र में एक उपलब्धि है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए विकास से जुड़े मुद्दों को सुलझाना आवश्यक है। सरकार के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक परीक्षण करें और विश्लेषण करें कि पूर्व के रेड कॉरिडोर क्षेत्रों में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए एलडब्ल्यूई या वामपंथी उग्रवाद के बाद के चरण में क्या किए जाने की आवश्यकता है। हमने क्या बोला, प्रश्न ये बोल रहा है कि पीस को मेंटेन करने के लिए फ्यूचर में और क्या कि जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, सुरक्षा, विकास, न्याय, शासन के स्तर पर हमने दोनों में दो दो पॉइंट डिस्कस करे थे, ये किए जाने की जरूरत है। तो इस तरीके से आप इसी क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रोडक्शन में आप मेंशन कर सकते हो कि हाल में जो है भारत के गृह मंत्री ने जो है लोकसभा में अनाउंस किया कि भारत नक्सलवाद मुक्त हो गया है। ऐसे ही आपने शुरुआत कर दिया। देखिए, करंट अफेयर से अगर आप अपने आंसर को इंट्रोडक्शन में लिखते हैं तो उससे वो एक अच्छा शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि यूपीएससी से आपके बारे में एग्जामिनर आप ये मान के चलता है कि भाई आपको इस पर्टिकुलर विषय पर, इस विषय पर आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप बहुत अच्छे वेल अवेयर, वेल अपडेटेड। एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इसको भी देख लेते हैं कि भारत में वामपंथी उग्रवाद की जड़ें आदिवासी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने में गहरी जमी हुई है। वामपंथी उग्रवाद के संरचनात्मक, सामाजिक, आर्थिक कारकों का विश्लेषण करें और परीक्षण करें कि क्या इस उग्रवाद के समाधान ने इन मूल कारणों को संबोधित किया है या इसके लक्षणों को दबाया है। अब ये क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से है कि हमारे समाज की जो संरचना है और हमारे अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, इनकी जो समस्याएं हैं, ये कह रहा है कि इसी की वजह से आदिवासियों का हाशियाकरण हुआ, यानी वो विकास और समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए। जो इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि भारतीय समाज की जो संरचना थी उसमें कुछ फॉल्ट लाइन्स थी, और इंडिया की इकोनॉमी में जो समस्याएं थी उनकी वजह से आदिवासी का हाशियाकरण हुआ।
अब वो फिर उसके बाद एनालिसिस करने को बोल रहा है दूसरे पार्ट में, कि पहले पार्ट में आप इसको एड्रेस करोगे कि जैसे हमारे समाज में जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर था और आदिवासी जो है इस स्ट्रक्चर के सबसे निम्न स्तर पर थे। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से जो है उनका शोषण हुआ, ब्रिटिश काल से ही उनका शोषण शुरू हो गया था। और इकोनॉमी की समस्याएं क्या थी हमारे सामने में? एक तो इकोनॉमी की समस्या ये थी कि हमारा आपने देखा होगा कि कृषि, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, सॉरी, हाँ, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इकोनॉमी की हमेशा से क्या रही थी? हाँ, जो एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा उस तरीके की ग्रोथ नहीं कर सका, एग्रीकल्चर का उतना मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सका, लैंड से रिलेटेड राइट्स नहीं मिल सके, लैंड से रिलेटेड जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र का इतना विकास नहीं हो सका कि जो एग्रीकल्चर में जो एक्स्ट्रा लेबर था उसको औद्योगिक क्षेत्र एब्जॉर्ब नहीं कर सका, क्योंकि सेवा क्षेत्र की जितनी वृद्धि हुई उतनी औद्योगिक क्षेत्र की नहीं हो सकी। तो ये इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी। फिर उसके बाद ये मेंशन करने के बाद आपको दूसरे पार्ट में कह रहा है कि एनालाइज करो कि जो हाल में अनाउंसमेंट हुआ है उसने जो फंडामेंटल रीजन थे, मूल कारण थे, उनका समाधान किया है या फिर खाली लक्षणों को दबाया है। तो ये आप ऊपर जो मैंने अभी समझाया था, और आगे आगे आप इसको इसमें सरकार की सफलता जरूर दिखाओगे पूर्ण रूप से। इसने बोला, अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने को बोला जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप केवल क्रिटिसिज्म करोगे। आप बताओगे पिछले 10 साल में अगर सरकार ने कोई सडन अनाउंसमेंट नहीं किया है। पिछले 5 सालों से लगातार जो है नक्सलवादी जो है सरेंडर कर रहे थे और उसके बाद कई नक्सलवादियों को निष्क्रिय किया जा रहा था। तो अचानक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल लक्षणों को दबाया है, सुधार तो हुआ है ना। इतना लिखने के बाद लेकिन आप उसको फिर जो है उसकी सीमाएं बता सकते हो कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमारे समाज में, हमारे अर्थव्यवस्था में है, उनको लगातार उन पर काम करने की जरूरत है। जिसको आप कितने पॉइंट से समझाओगे? शासन के स्तर पर, न्याय के स्तर पर, विकास के स्तर पर और सुरक्षा के स्तर पर। और कंटिन्यूअसली शासन में आप क्या लिखोगे? जैसे कि शासन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें धारणा प्रबंधन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के तहत नागरिक प्रशासन की जो कार्यान्वयन, बेहतर कार्यान्वयन की जो रणनीति है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को, इस एडिटोरियल से इस प्रश्न आता है तो ये सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस पर देखना चाहता हूं कि जब से एथिक्स, हम लोग कभी कभी करंट अफेयर्स जब पढ़ते हैं तो एथिक्स को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। पर देखिए, एथिक्स में भी कोई भी इश्यू होता है, कोई एडिटोरियल में या करंट अफेयर्स में, उसको नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। यूपीएससी वहां से प्रश्न पूछ सकता है। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें जीएस 2 में पॉलिसी, नीति से संबंधित सवाल पूछ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेगुलेशन के लिए पॉलिसी के लेवल पर क्या करने की जरूरत है। जीएस 3 में पूछ सकता है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीएस 4 में उसी से फिर वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लेता है। तो इसमें भी थोड़ा सा उसको एथिक्स से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमने एक प्रश्न बनाया है यहाँ पर कि नक्सलवाद पर सैन्य जीत का मतलब या अर्थ, यहाँ पर अर्थ था, सॉरी, अपने आप यह नहीं होता है कि राज्य की नैतिक विजय भी हो गई है। चर्चा कीजिए। अब राज्य की जो ऐतिहासिक शिकायतें थी आदिवासियों की कि उनके साथ अनैतिक व्यवहार हुआ, तो उनको जब तक हम एड्रेस नहीं कर देते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर जो अभी हम बात कर रहे थे, सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो चुनौती थी, उसकी स्ट्रक्चर में जो अन्याय की छुपा हुआ था, उनको अभी भी एड्रेस किए जाने की जरूरत है। संस्थागत नैतिकता क्या होगी? जो इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सुरक्षा से संबंधित हो, विकास से संबंधित हो, शासन से संबंधित हो या न्याय से संबंधित हो, उनमें अगर कोई ऐसी फॉल्ट लाइंस हैं जो आदिवासियों के शोषण को बढ़ावा देती हैं, तो उनको एड्रेस किए जाने की जरूरत है। उसके अलावा स्थायी शांति सुनिश्चित करना, जो कि सरकार का काम है। और जो अगर अभी भी आदिवासियों की कोई लेजिट कंप्लेन है, वैध शिकायतें हैं, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। इतने लेवल पर इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, बस भाषा बदल करके उसको आप लिख सकते हो। जैसे हमने भारत के समाज और अर्थव्यवस्था की जो चुनौती बताई,
तो उसी को आप नैतिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकते हो कि राज्य की नैतिकता थी कि वो अपने सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करेगा। न्याय एक मूल्य है, तो वो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे एक क्वेश्चन बना सकता है। केस स्टडी एक आ सकती है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि केस स्टडी भी बना सकता है। हमने हालांकि केस स्टडी उस तरीके से बनाई नहीं जैसे बनानी चाहिए थी, पर मैं सिर्फ इस एडिटोरियल के जरिए आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए इस तरीके की केस स्टडी बनाने की संभावना रहती है कि बस्तर में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को एक सरकारी योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास का कार्य सौंपा गया है। घात लगाकर किए गए हमलों में मारे गए सुरक्षा कर्मियों के स्थानीय परिवार इन नक्सलियों को सरकारी नौकरी और आवास देने का विरोध करते हैं। अधिकारी पर इन लाभों को त्वरित रूप से प्रदान करने का राजनीतिक दबाव है। उसे किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। ये होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि आप इसमें इस पूरा जो मैंने अभी तक नक्सलवाद की समाप्ति के बाद उस पर जो भी बेसिक चीजें बताई हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे इस केस स्टडी में अधिकारी के समक्ष कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं उसके सामने में। एक नैतिक दुविधा तो ये है कि वो त्वरित न्याय बनाम दीर्घकालीन शांति। दूसरा, दया बनाम न्याय, कि वो जो अधिकारी जो सुरक्षा कर्मियों के परिवार हैं वो कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, तो क्या वो उसको प्रायोरिटी दे या फिर मर्सी दिखाए कि जो नक्सलवादी हैं उनके ऊपर अभी कार्रवाई ना हो ताकि फ्यूचर में जो है इस प्रकार के। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा कि इस तरीके के प्रश्न बनाने की संभावना रहेगी क्योंकि नक्सलवाद के ऊपर काफी बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये एडिटोरियल हमने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी। जब भी कोई एडिटोरियल आता है द हिंदू में तो हम कैसे जो है द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में, तो जो सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल चीज है वो है कि उसको हम सिलेबस से कैसे जोड़ेंगे और उसमें यूपीएससी के तरीके से यूपीएससी के वेंटेज पॉइंट से उसको कैसे जो है अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं कि मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, प्री में क्या बन सकता है, और मेंस में बनता है तो जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक कहाँ कहाँ वो जुड़ सकता है। तो आगे जो है हम लोग इस तरीके से एडिटोरियल डिस्कस करते रहेंगे। और हमने जो केस स्टडी लास्ट में लिखी है ये स्टूडेंट के लिए है कि आप लोग इसको देखें कि कैसे क्या अनैतिक दुविधाएं इस केस स्टडी में शामिल है। छोटी सी केस स्टडी है। तो मिलते हैं हम लोग एक और एडिटोरियल में आगे, और हम एडिटोरियल को कंटिन्यूसली समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी मीडियम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है करंट अफेयर्स को टॉपिक से जोड़ने का और उससे यूपीएससी क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करने का। तो एक और एडिटोरियल हम लोग अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे।